हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन पर। मैं संदीप नागर, आपका फिजिक्स टीचर, और आज हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चैप्टर 1 का एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आज हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स शुरू करेंगे। तो देखते हैं बच्चों, चलिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझने से पहले यहां आप पहले हम एक चीज समझेंगे, एरिया वेक्टर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में इसका यूज है, तो इसको समझने से पहले हम देखते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है। तो अगर हम बात करें एरिया वेक्टर की, आप सभी को पता है कि बेसिकली एरिया क्या है। एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम सभी को मालूम है कि एरिया क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां एरिया वेक्टर कैसे, अगर जनरली देखा जाए एरिया का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई स्क्वायर है, फॉर एग्जांपल आप ऐसे ही इसे लेकर के चल सकते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहां अगर कोई ये ए और ये भी ए, ये आपका एक स्क्वायर है जिसकी साइड क्या है, ए। अगर हम इसको लें ए बी, और ये पॉइंट अगर हम ले लें सी, तो अगर हम ये देखें यहाँ पे कि इसका एरिया क्या होगा, तो आप एकदम से बता देंगे कि एरिया क्या होगा, साइड का स्क्वायर। या वैसे अगर ये स्क्वायर ना होके रेक्टेंगल होता तो लेंथ इनटू ब्रीथ। लेकिन अब ये स्क्वायर है तो साइड का स्क्वायर, यानी कि ओ ए क्रॉस आपका ए बी, तो क्या आ जाएगा, ए क्रॉस ए, और ये आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। लेकिन हमें देखना है एरिया वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी। अगर हम डायरेक्शन की बात करें कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन के लिए 11वीं क्लास में हमने स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में उनका प्रोडक्ट हमने पढ़ा था। तो 11वीं में आपने पढ़ा होगा बच्चों कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ए बी साइन थीटा, और ये एन कैप, क्या जी, ए बी साइन थीटा। तो यहां से हमें पता चलता है कि जब हम इसे एरिया वेक्टर के फॉर्म में लेंगे, तो यहां इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पे एक जेड एक्सिस और लेके चलेंगे, ये जेड एक्सिस। तो यहां इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर होगा, यानी उसकी जो डायरेक्शन होगी, उसको रिप्रेजेंट करेगी ये जेड एक्सिस। और जेड एक्सिस के लिए यूनिट वेक्टर क्या होगा, जे आपका के कैप। एक्स एक्सिस के लिए क्या है, आई कैप हम लेते हैं, वाई एक्सिस के लिए हम जे कैप लेते हैं, और जेड एक्सिस के लिए क्या लेंगे, के कैप लेंगे। तो यहाँ यानी कि अब इसका एरिया वेक्टर की इसकी डायरेक्शन क्या होगी आपका, इस टाइप से। क्योंकि इसको हम डिनोट ऐसे नहीं कर सकते, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा तिरछा डिनोट करते हैं जेड एक्सिस को। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी एरिया वेक्टर की, या तो आपकी आउटवर्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, आउटवर्ड, या फिर आपका इनवर्ड, यानी परपेंडिकुलर ही होगी, नॉर्मल ही होगा। क्योंकि एरिया वेक्टर जो होता है आपका सरफेस एरिया के क्या है, नॉर्मल होता है, यानी इसकी डायरेक्शन होगी इस टाइप एरिया वेक्टर की। तो जनरली यहां पे क्या आएगा आपका, के कैप। तो ये आप समझ गए होंगे एरिया वेक्टर में कि ये इसकी डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की सरफेस के नॉर्मल, यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। अब अगर इसमें हम देखते हैं एक और चीज, इसमें अगर मालूम करते हैं एरिया वेक्टर में, अगर डायग्राम कुछ इस टाइप से हम बनाएं, ये आपका एक्स एक्सिस ले लीजिए, वाई एक्सिस, और ये जेड एक्सिस। अगर यहां कोई ऐसे सर्कल की फॉर्म में हो, इस टाइप से, इस सर्कल की फॉर्म में है, तो अगर मैं यहां आपसे कहूं कि यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, तो वही सेम आपका एक्स एक्सिस
ये आपका ऊपर की तरफ, ये आपका जो सर्कल बना हुआ है एक्स और जेड प्लेन में है। किसमें है? एक्स और जेड प्लेन में, इस टाइप से। तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अप साइड, या तो ऊपर की तरफ या फिर डाउनवर्ड, यानी कि या तो परपेंडिकुलर अपवर्ड या फिर परपेंडिकुलर डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर होगा वो ऐसे वाई डायरेक्शन की तरफ, किधर होगा? वाई डायरेक्शन की तरफ होगा, क्योंकि ये जो हमारा सर्कल है ये किस उसमें है? एक्स और जेड प्लेन में है। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर कहाँ होगा? वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। यानी कि एरिया वेक्टर आपका नॉर्मल होता है किसके? सरफेस के। एरिया वेक्टर आपका परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल होता है सरफेस के। अगर हम देखें ये आपका हो गया स्क्वायर में, तो यहां तो एरिया वेक्टर किधर जा रहा है आपका? जेड एक्सिस में, क्योंकि ये एक्स और वाई प्लेन में है तो इसका परपेंडिकुलर जाएगा जेड एक्सिस, इस टाइप से, या तो आउटवर्ड या फिर इनवर्ड। ये एक्स और जेड प्लेन में है तो इसका जाएगा वाई एक्सिस में, या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। तो समझ में आ गया होगा एरिया वेक्टर का कि एरिया वेक्टर क्या है इसमें। और आगे हम थोड़ा समझते हैं एरिया वेक्टर को। एरिया वेक्टर के बाद क्योंकि हमें यहां शुरू करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने के लिए हम क्या, अगर आप ये देखें कि ये कोई सरफेस एरिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये ऐसे पास होकर के जा रही है इससे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या हो रही है? ऐसे पास होकर के इसमें निकल रही है। कोई ऐसे सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल करके जा रही है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, बच्चों ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। क्या है ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी कि किसी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है सरफेस एरिया के नॉर्मली, यानी कि ये नॉर्मली डायरेक्शन में पास होंगी तो उनकी जो संख्या है, जो नंबर है, वो आपका क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। अब आप एक चीज यहां थोड़ा देखें कि अगर ये सरफेस एरिया, अभी इसका साइज अगर छोटा है तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होंगी? कम निकलेंगी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा वो क्या होगा? कम। अगर हम इसे थोड़ा बड़ा बनाएंगे तो यहां से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास ऑन होंगी। जब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा पास ऑन होंगी तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स को अगर हम फॉर्मूले से देखते हैं थोड़ा, तो इसे फाई से रिप्रेजेंट किया जाता है, और फाई इक्वल टू आपका ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ये अभी आगे अभी हम वैसे डिटेल में देखेंगे। तो यहां आपको एक चीज क्लियर हो रही है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा है स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड पर, इसकी डेंसिटी पर। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कम है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका कम, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आपकी ज्यादा पास ऑन हो रही है किसी सरफेस से तो यहां आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, इसके आगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में अगर यहां देखा जाए कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम डेफिनेशन थोड़ी सी देखते हैं तो यही है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नॉर्मली आपके किसी सरफेस एरिया से क्या हो रही है? पास ऑन हो रही है, तो उनकी जो संख्या है, जो नंबर है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें आप डायग्राम थोड़ा ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास एक ओपन सरफेस है, यानी कि ओपन सरफेस 2D में, 2D स्ट्रक्चर में है, अगर ऐसे आप इसे समझे, लिया एक स्क्वायर, इस स्क्वायर की साइड ए और ये साइड भी ए। हमने ये लिया कि स्क्वायर ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस टाइप से। या इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है?
यूनिफॉर्म है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। तो अगर इसके सरफेस एरिया की यानी कि एरिया वेक्टर की हम बात करेंगे तो एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर होता है सरफेस एरिया के। तो यहां जो एरिया वेक्टर होगा आपका, क्योंकि ये इस टाइप से है, अगर ये सरफेस आपका इस टाइप से है तो इस सरफेस का जो नॉर्मली होगा ये एरिया वेक्टर। ठीक है, समझ रहे हैं कि अगर ऐसे इसे अगर हम थोड़ा सा और इस टाइप से अगर हम बनाते हैं, इस टाइप से, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और इसका जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन भी इसी तरफ होगी, ए वेक्टर। ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही होगी। तो इधर या फिर इस वाले सरफेस पे, यानी कि अगर इस टाइप से कोई सरफेस है तो यहां अगर ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका जो एरिया वेक्टर आएगा सरफेस के, तो वो परपेंडिकुलर या तो ये इधर की तरफ या इधर की तरफ। तो यहां अगर हम फ्लक्स निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। अब अगर आप यहां देखें, क्योंकि 11वीं क्लास में हमने पढ़ा है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा, क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहां अगर एंगल की बात करें, ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का एंगल कितना है बच्चों, 0, ई ए कॉस 0। तो फाई ई इज इक्वल टू क्या आ गया, ई ए, ये आ गया जी इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस सरफेस के लिए। कंडीशन कब है कि जब ये आपका सरफेस एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है और इसका एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होता है, तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया, यानी फाई ई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। यहां अभी हमने जो निकाला है इसी फॉर्मूले से हमने ये इसकी वैल्यू निकाली है। इसी के साथ अगर हम एक दूसरा डायग्राम देखें, दूसरे सवाल से अगर हम इसे समझने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, अगर हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक हम सरफेस लेकर के चल रहे हैं तो उसमें थोड़ा देखते हैं। जैसे इस टाइप से इस टाइप से आप देखें, अगर हम देखें कि ये कोई सिलेंड्रिकल शेप में एक स्ट्रक्चर अगर हम लें, ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, इस टाइप से रखा हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। तो यहाँ आप अगर देखते हैं बच्चों तो यहाँ आपको सरफेस एरिया नजर आ रहे होंगे। यहाँ आप दो सरफेस देख सकते हैं, एक तो है प्लेन सरफेसेस ये वाला और ये वाला, और एक है ये कर्व सरफेस। तो अगर हम ये वाला सरफेस में देखता हूं यहां पे, तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये जी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और इसका जो सरफेस एरिया होगा ये वाला तो वो भी परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे सरफेस एरिया भी क्या होगा आपका, ए वेक्टर ही होगा। अगर इधर हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है, इधर सरफेस एरिया ए वेक्टर, और एक आपका ये जो कर्व सरफेस है, तो कर्व सरफेस में जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ अपवर्ड, और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहां अगर हम फ्लक्स निकालेंगे, अगर मैं ये देखता हूं कि फर्स्ट सरफेस, सेकंड सरफेस और थर्ड, तो अगर आप देखेंगे कि फर्स्ट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आएगा ई ए कॉस 0, क्योंकि सेम डायरेक्शन है यानी कि ई ए। और इस वाले सरफेस के लिए फाई 2 अगर आप निकालते हैं तो ई ए
cos 180 यानी कि माइनस EA। अपर सरफेस के लिए अगर आप फाई 3 का देखते हैं तो EA cos 90, ये क्या हो गया 0। तो अगर आप ये जनरली देखें कि अगर हम ये जो सरफेस है हमारा, अगर हम इसका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं फाई, तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, तो ये हो जाएगा आपका EA माइनस EA और प्लस 0, प्लस माइनस कैंसिल आउट, तो आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया 0 आ गया। ये आपका टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या आ गया यहाँ पे 0, यानी कि आपका अगर ये कोई सरफेस है तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या आ रहा है 0। तो ये थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। और एक थोड़ा एग्जांपल लेके देखते हैं, एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम क्लोज सरफेस की यहां बात करें इस टाइप से, अगर एक क्यूब लेके चलें, इस बार अगर हम एक क्यूब लेके चलते हैं इस टाइप से, ये अगर हम एक क्यूब सरफेस लेकर के चलते हैं तो यहां पे अगर आप देखते हैं तो क्यूब सरफेसेस में आपके यहां 6 सरफेस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यूनिफॉर्म ही लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये एक्स एक्सिस में हम देखें कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ये एक्स एक्सिस में है। तो यहां जो सरफेसेस हैं अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड, ये नीचे वाला फोर्थ, और ये आपका एक उधर साइड का फिफ्थ इधर रहेगा एक साइड में, और एक इधर रहेगा ये 6, यानी कि क्यूब में टोटल सरफेसेस कितने हैं 6 सरफेसेस हैं। तो अगर हम सरफेस 1 और 2 की बात करें, क्योंकि यहां हम एक क्लोज सरफेस ये ले रहे हैं 3D फॉर्म में, और क्लोज सरफेस के लिए हम यहाँ पे यानी कि 3D फॉर्म में जो क्लोज सरफेस है इसका हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाह रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो जनरली तो क्या होता है 0 होता है क्लोज सरफेस का, लेकिन कैसे यहां देखें अभी, क्योंकि पीछे भी हमने वो क्लोज सरफेस के लिए निकाला था। ये जो आपका सरफेस 1 है और सरफेस 2 है, इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आपका एक्स एक्सिस में। तो अगर मैं एरिया वेक्टर की बात करूं तो यहां एरिया वेक्टर क्या होगा, तो यहां एरिया वेक्टर ए वेक्टर, ये इधर इसका ए वेक्टर, ठीक है। इस वाले में अगर आप ये देखते हैं 1 और 2 में, तो सेम उसी की तरह कि फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा फर्स्ट सरफेस के लिए होगा फाई 1 इज इक्वल टू EA cos 180, यानी कि माइनस के EA। फाई 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, यानी कि इनके बीच का एंगल क्या है 0 है, तो EA cos 0, यानी कि यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव EA। थर्ड सरफेस और फोर्थ सरफेस की अगर हम बात करें अप और डाउन की, तो यहां आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होगा 90 डिग्री। तो यहां पे फाई 3 और फाई 4, फाई 3 और फाई 4 दोनों की वैल्यू आएगी EA cos 90, तो ये हो जाएगा आपका 0। सिमिलरली इसी प्रकार से आपका जो फिफ्थ सरफेस है और जो सिक्स्थ सरफेस है उसके लिए भी आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा 0 होगा,
तो अगर हम इसमें टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फ्लक्स आपका क्या निकल करके आएगा, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3 प्लस फाई 4 प्लस फाई 5 प्लस फाई 6। तो ये टोटल आपका आएगा नेगेटिव ई ए प्लस ई ए, और ये आपका 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों कैंसिल आउट तो 0। यानी कि अगर आप यहां देखें तो एक चीज क्लियर हो जाती है कि किसी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो क्या होता है, 0। कब, जब वो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। कहां हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। इसमें यहां अगर हम देखेंगे फ्लक्स में क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, 0। एक इसका बोर्ड में क्वेश्चन आता है कि जहां पे ये आपका जो क्यूब है, क्यूब फॉर्म में या फिर कोई भी आपकी शेप हो सकती है, जब वहां इलेक्ट्रिक फील्ड आपका यूनिफॉर्म ना हो के एक पर्टिकुलर एक्स एक्सिस पे हो, ठीक है, तो उसका न्यूमेरिकल हम जब न्यूमेरिकल्स करेंगे तब सॉल्व करेंगे। तो फिलहाल तो बस ये थोड़ा फ्लक्स के बारे में समझाने की कोशिश आपको मैंने की है कि फ्लक्स क्या है। तो जनरली अगर आप ये देखें तो फ्लक्स आपको है थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्या होता है, 0 होता है। एरिया वेक्टर यहां आपको क्लियर हो गया होगा कि हम एरिया वेक्टर की डायरेक्शन जो हम निकालते हैं परपेंडिकुलर होती है सरफेस एरिया के, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे कैलकुलेट करें, ये आपको यहां से थोड़ा पता चल गया होगा। तो ऐसे ही अगर आगे देखें इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स में ही अगर सिलेंड्रिकल फॉर्म है तो उसमें भी फिर क्यूबिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, या फिर आपका रेक्टेंगल, आपका जो रेक्टेंगल शेप है, ठीक है, वो तो खैर 2D में आ जाएगा, लेकिन क्यूबिकल और आपका ये सिलेंड्रिकल जो 3D वाला है और इसमें अगर क्लोज सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या होगा, 0। आप उसे मैथमेटिकली भी निकाल सकते हैं और अगर एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्टली वहां 0 भी टिक कर सकते हैं। इसके जो आगे क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से आगे आता है आपका गॉस थ्योरम। तो गॉस थ्योरम को हम थोड़ा सा यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ये कोई एक स्फेयर है, अगर हमारे पास ये कोई स्फेयर है और इस स्फेयर का अगर आप ये देखें कि यहां अगर हम इसके छोटे छोटे फॉर्म में एक स्मॉल हम इनका एरिया एलिमेंट लें, कि अगर कोई यहां एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है, इसे इस टाइप से देखें, ये इसका सेंटर है और इस सेंटर से ये जो इस क्योंकि स्फेयर है इसकी रेडियस हम लेकर चल रहे हैं आर। क्या हम इसकी रेडियस लेके चल रहे हैं, आर हम इसकी रेडियस लेके चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सरफेस के क्या होगा आपका, नॉर्मली होगा, इधर इधर ये अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड देखें इसका, तो अगर मैं आपसे ये हम मालूम करें कि इस स्फेयर के ये जो सरफेस है इसके किसी भी पॉइंट पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी, उसकी वैल्यू होगी, अगर इसकी सरफेस पर क्या है, कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, अगर ये क्यू चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पीछे ये पढ़ चुके हैं। तो अब यहां पे अगर मैं स्मॉल एरिया एलिमेंट इसके लेके चलूं कि यहाँ पे कोई एक स्मॉल एरिया एलिमेंट है कोई, तो इसका जो सरफेस एरिया होगा उसकी डायरेक्शन, क्योंकि वो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, डीए वेक्टर। यहां अगर लेके चले ऐसी ही तो यहां भी आपका डी ए वेक्टर। यहां अगर कोई छोटा सरफेस एरिया लेके चले तो डी ए वेक्टर।
यहां अगर ऐसी लेके चले डी ए वेक्टर, तो आप एक्स वाई जेड कहीं पर भी इस पूरे स्फेयर में आप कहीं भी अगर एक छोटा सरफेस एरिया लेकर के चलेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका स्मॉल एरिया एलिमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो अगर हम इन सभी के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा डी फाई, अगर आप इसके लिए देखते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसके लिए देखते हैं तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। नेक्स्ट यहां अगर आप देखते हैं तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। सिमिलरली यहां पे ये इसी टाइप से आपके स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता रहेगा। तो अगर हम यहां पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, इसका टोटल करने के लिए हमें इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ ऐड करने का तरीका क्या है कि हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि ये क्लोज सरफेस है तो हम इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो अब यहां अगर हम देखें जब सबकी डायरेक्शन यहां सेम है, आप ये देखें तो ईडीए कॉस जीरो, यानी कि ईडीए ऐसी यहां पे आपका आ जाएगा ईडीए, ऐसी यहां आ जाएगा ईडीए। तो इस ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर की जगह आप लिख सकते हैं ई डी ए, और यहां से ई को अगर हम बाहर करें तो क्लोज इंटीग्रल आपका डी ए, और क्लोज इंटीग्रल डी ए का मतलब ई डॉट ए। अब अगर आप यहां से ये ई की वैल्यू पुट करते हैं तो आप यहां पाएंगे कि ई की वैल्यू है 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और ये क्योंकि हम एक स्फेयर लेके चल रहे हैं तो इसका एरिया क्या होगा, हम सभी को पता है स्फेयर का एरिया होता है 4πr²। तो अगर आप देखें 4π से 4π कैंसिल आउट, r² से r², तो फाई इज इक्वल टू क्या बचेगा, फाई इज इक्वल टू बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। क्या बचेगा बच्चों, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो हमने ये जो एक स्फेरिकल सरफेस लिया था, हमने जो एक स्फेयर लिया था क्लोज सरफेस, और इसके लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल रहे थे, तो हमें यहां जाके पता चला कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। और यही है बच्चों गॉस थ्योरम, जो कि आप नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि यही गॉस थ्योरम है। गॉस थ्योरम हमें यही बताती है कि जो क्लोज सरफेस है, किसी क्लोज सरफेस से जो इनक्लोज्ड चार्ज है, यानी कि किसी क्लोज सरफेस का अगर आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो वो उस क्लोज सरफेस से इनक्लोज्ड चार्ज क्यू का 1/ε0 टाइम होता है। यही हमारी गॉस थ्योरम है। ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, गॉस थ्योरम और एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम। ये हम एक वीडियो में रखेंगे कि गॉस थ्योरम क्या है, इसका जो हम प्रूफ निकालेंगे, इसको ड्राइव करेंगे, और इसके एप्लीकेशंस भी हम देखेंगे। बाकी आपको ये थोड़ा आइडिया यहाँ पता चल गया है कि गॉस थ्योरम इसी इलेक्ट्रिक फ्लक्स से निकल के आया है किसी क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।